बैटरी वगैरह चेंज है सर? हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए थोड़ा सा सेटल हो जाए जल्दी प्लीज। और आप में से जिसने भी मुझे अभी मिस कॉल मारा ये याद दिलाने के लिए कि मेरी क्लास है, तो ऐसा है कि मुझे आपसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान है। जल्दी आ जाओ, 2 मिनट तो परेशानी है। चलिए, हाँ जी शुरू करें। शुरू करने का ऐसा है कि कहानियां तो पूरी हो चुकी हैं, अब बात है लिखने की। तो पहले दोहरा लेते हैं सारी कहानियों को, उसके बाद फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ राजा भाग्य। चलिए शुरू करें क्या? चैप्टर का नाम है ट्रेड नेगोशिएशन। माहौल अभी भी वही चाहिए, सुबह वाला। ठीक है, शुरू करें। चैप्टर का नाम है ट्रेड नेगोशिएशन, जिसमें मैंने सुबह आपको इस बार के एग्जाम का सवाल भी दिखाया इसमें से। ठीक है, उस कहानी का एक हिस्सा इस एग्जाम में भी आया है। चलिए तो फिर बात करते हैं, शुरू करते हैं। 1948, ठीक है, ठीक है, 1948 एक टेम्पररी एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त कहा गया कि भाई आईटीओ बनाने की इच्छा है, जिसमें 53 आउट ऑफ 56 कंट्रीज ने हामी भर दी थी। लेकिन उस वक्त यूएसए को बड़ी परेशानी थी, याद है आपको? यूएसए ने कह दिया था कि भाई मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हूं। तो जब 1950 में यूएसए की तरफ से पूरी तरीके से बात मना हो गई, तब क्योंकि कोई और बॉडी उस वक्त नहीं थी, तो इसी टेम्पररी एग्रीमेंट जिसका नाम गैट है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको ही एक लंबे समय तक कहा कि भाई चलो जब तक कोई और हल नहीं निकल जाता तब तक इसको ही चलाते हैं। इस गैट के नाम ने ही हमें बताया कि इट ओनली इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज टैक्स मैकेनिज्म, याद है आपको? चलिए, लेकिन 1980 आते आते गैट ने अपना रेलेवेंस खोना शुरू कर दिया। याद आ रहा है आपको? दिक्कत क्या आ रही थी? एक तो भाई सबसे पहली बात कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स दोनों को इंक्लूड नहीं किया था, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड नहीं किया था। धीरे धीरे नॉन टैरिफ मेजर नाम की भी चीजें बढ़ने लगी थी, और इसके तो केवल नाम में ही टैरिफ है। इसका मतलब जब नॉन टैरिफ मेजर की बात आती तो गैट अपना हाथ उठा देता है कि मेरे तो नाम में ही नहीं है भाई। जब डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात आती तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशंस को दबाने की कोशिश करते हैं अपने एग्रीमेंट में। मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को नहीं शामिल किया गया। 1980 में, 1980 टू बी वेरी प्रिसाइज 1986, 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, यूरागवे ने कहा, यूरागवे में एक मीटिंग हुई जिसमें 123 कंट्रीज ने हामी भर दी कि ठीक है भाई WTO बनाओ। 93 में उसका ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया। 94, कब 94? अप्रैल 94 में एग्जिस्टेंस में आया WTO, लेकिन ऑपरेशन में आते आते जुलाई 95 हो गया। लेकिन अभी भी क्योंकि दबदबा डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा था,
टेक्सटाइल को तो घुसा लिया उसमें, लेकिन एग्रीकल्चर को अभी भी उसमें इंक्लूड। 95 में एक बॉडी WTO एग्जिस्टेंस में आई, ऑपरेशन में आई, जिसके 3 लेवल है, जिसका हेड क्वार्टर्स या सेक्रेटेरिएट जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ? जिनेवा में है, जिसको 3 हिस्से में वो रूल ऑपरेट करते हैं। पहला मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल में एक बार मिलती है, बड़े लोग हैं वो, मेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। दूसरा जनरल काउंसिल, दैट इज ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज एंड डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ये लोग 1 साल में कई बार मिलते हैं। ठीक है, और तीसरा और आखिरी लेवल इज द स्पेसिफिक लेवल और काउंसिल्स, दैट इज गुड्स काउंसिल्स, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल, सर्विस काउंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये इस बार के एग्जाम का सवाल भी था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक और राउंड हुआ, दोहा राउंड, कतर में 2001 में 9th राउंड, जिसमें आपको पता है अंदाजन 20 बातें रखी गई थी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक बात आज भी छोड़ दी, एग्रीकल्चर। इसका मतलब सब चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिक्स चली और एग्रीकल्चर को आपके स्टडी मटेरियल में स्पेशली क्वेश्चन है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है कि अभी तक केवल एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको WTO ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मैम अब बताए तो थे, लेकिन अब इतना ऐसे याद नहीं आ रहा है। हाँ आई नो, बिकॉज हमारे साथ ही मैंने क्या कहा, जो लिखा है वो ही फाइनल है, वो क्या बता दिया हमें नहीं पता। मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी गुड्स के लिए अपना ट्रेड ओपन किया है, तो आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को अलाउ करेंगे उस गुड्स में ट्रेड करने के लिए। बोलो ठीक है। अब नाम समझो, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब इफ यू अलाउ any of the product to being exported or imported, then all the member countries must be allowed to trade freely without any special preferences. बोलो ठीक है, किसी को भी एक्स्ट्रा फेवर हमें नहीं करना है। दूसरा, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहता है, अगर एक बार, याद आ रहा कुछ, अगर एक बार इंपोर्टेड गुड्स सारे बैरियर्स को पार करके हमारे देश में आ जाए, तो हमें उसे हमारे ही देश के बराबर का दर्जा देना होगा। इसका मतलब इंपोर्टेड गुड्स की भी उसी लेवल पे मार्केटिंग हो सकती है जैसे कि डोमेस्टिक की, वैसे ही उनको राइट्स हैं, सेलिंग राइट्स हैं, जैसे हमारे डोमेस्टिक सेलर और प्रोड्यूसर्स को हैं। ठीक है, ये क्या था? ये था प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। तो क्या उद्देश्य, क्या सिद्धांत से वो काम करता है। तो बाकी और छोटी छोटी चीजें क्या थी इसकी, फ्री ट्रेड, टैरिफ एज अ लीगल मेजर, कि भाई हाँ सही बात है, तो अगर तुम किसी के सामान मंगाओगे तो वो टैक्स तो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना भी इन्होंने जस्टिफाइड किया। ये सब लिखते हैं अभी। तो अब मेरे हिसाब से आज की क्लास में तो लिखते हैं खूब ढंग से, और जैसे टाइम बचेगा मैं आपको फिर थोड़ी मोड़ी कुछ बातें बताऊंगी। देन विल सी। मुंह नहीं चलाएंगे आप। देखो वैसे मेरे हिसाब से मैक्सिमम इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स टू राइट ऑल दिस। लेट्स सी। अच्छा बताओ, कुछ नया सुनना है ना आज, है ना? तो अगर नया सुनना है तो उस तमीज से लिखो फिर जल्दी जल्दी।
नहीं बेटा ऐसे नहीं करो यार। ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड नेगोशिएशंस जिसमें एक क्या है, क्या मैं इसको पॉइंट वाइज लिखूं जिससे हमें हर पॉइंट कवर हो जाएगा और याद करने में भी आसान होगा। अच्छा आपको एक बात याद है क्या मैम? कौन सी बात? कि ये क्योंकि एग्रीमेंट है इसलिए इसके जो मेंबर नहीं कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहलाते हैं। याद है? ये सब बात हमें लिखना है जल्दी से। ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, लाइन से आपको जो बुलेट अच्छा लगता है आप दे सकते हैं। इन जनवरी 1948, देखो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस was held and a proposal of formation of ITO was passed। क्या ठीक बात है? चलिए हम ITO में क्या हुआ क्यों नहीं आया उसको हमें नहीं दिखाना है, हमें बस बताना है क्योंकि ITO नहीं आ पाया इसलिए ये आया है। In 1948 a temporary agreement was signed by कितनी कंट्रीज? अरे यार, हवाना चार्टर को 56 में से 53 कंट्रीज ने साइन किया था, लेकिन जब उसके बीच में गैट बना तब उसको 23 कंट्रीज ने रेटिफाई किया था। याद है? नहीं तो याद कर लो। हवाना चार्टर नहीं याद है, भूल जाओ। गैट कितने लोगों ने 23 कंट्रीज के साइन करने से ये बन गया था। with an intention to regulate the international trade until the ITO was formed। क्या ठीक बात है? In 1950, when ITO was declared a failed attempt, फिर क्या हुआ भाई? Failed attempt, then GATT was to be continued till the other body was formulated। The countries which signed the agreement were called as, कौन सी पार्टी? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। It lasted for almost कितने years? 47 years।
It only included the transactions related with क्या बेटा, गुड्स एंड टैरिफ्स, जिसको ब्रैकेट में अगर आपको कहीं से भी कुछ होता है तो ओनली टैक्सेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सटाइल्स एंड agriculture was not included in GATT. ये तो इसका एक ओवरव्यू हो गया. उसके बाद बेटा मैं यहाँ पे जो दो बात लिख रही हूँ, मैं इसको क्वेश्चन के रूप में लिखती हूँ. दो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको बताया था कि एक ही होगा. एक तो गैट ने अपनी रेलेवेंस क्यों खोई, और दूसरा व्हाट मेक्स द नीड ऑफ WTO. ठीक है ना, ऐसा क्या हुआ, व्हाट मेक्स द नीड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ WTO, ऐसा क्या घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से WTO बनाना पड़ा, और ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से गैट ने अपना रेलेवेंस खो दिया. व्हाट मेक्स द गैट loses its relevance in coming years. और दोनों क्वेश्चन है. और what factors made the needs for formation of WTO an urgent motive. क्या ठीक बात है? कुल मिला के ऐसा क्या हुआ जो लोगों से गैट नहीं संभला, और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से WTO लाना पड़ा. तो भाई हम यहां लिखते हैं in early 1980s the mode and format of international trade began to change drastically, and GATT was not capable enough to incorporate the present changes faced by the countries at that time. Some of the important factors are as follows. A, the GATT does not include services, intellectual property rights, were not included. The pace of
trade was increasing by globalization, which creates some disputes as well. Which were not addressed by GATT. Developing countries were feeling suppressed as textile and agriculture were not dealt by GATT. Non-tariff measures were started to come between the countries which were out of scope of GATT, as it only deal in tariffs. क्या ये ठीक है? B, eighth round of negotiation or Uruguay round. फैक्टर्स आर एज फॉलोज जो ऊपर लिखा हुआ है वहां तक किसी का लिखना बचा है? क्या ये ठीक है? चलिए, वेरी गुड. इन 1986 the eighth round of negotiations were held in Uruguay, and there the proposal to form क्या WTO, that is World Trade Organization, was approved. In 1993, the draft of WTO was finalized, and on कब 1st April 1994 WTO was in existence, but operationally it started on 1st July 1995.
उसके बाद कितनी कंट्रीज? 123 कंट्रीज approve the draft of formation and operation of WTO, but the very important and crucial area, that is agriculture, was still included, not included in the draft. उसके बाद क्या है? क्या 9th राउंड? क्या हुआ? मेरे को तो आप खुश कर रहे हो, एक आदमी बोलो ना क्या दिक्कत है? देखो 9th राउंड तो 2001 में हुआ था ना, उससे पहले तो WTO बना, उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद 9th राउंड में आते हैं। चीजें लाइन से सीक्वेंस वाइज चलाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO officially ends the, किसका ऑपरेशन एंड किया इसने? GATT का। वेरी गुड। ऑपरेशंस ऑफ GATT। WTO has secretariat at Geneva and works at 3 levels of hierarchy। hierarchy मतलब ठीक है, 3 levels of hierarchy। The first and most powerful level is, बोलो, is ministerial conference। हाँ, वेरी गुड। जो कि which meets once in every 2 years। अच्छा, इनका काम क्या है भाई? दिस इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। दिस इज द हाईएस्ट decision making authority। The next level is general council। जनरल काउंसिल के अंदर 2 बातें आती हैं। The next or second level is, कौन सा काउंसिल? जनरल काउंसिल which has 2 बातें, trade related policies and dispute settlement, which has trade policy review and dispute settlement bodies which meets, बताओ, कई बार एक साल में, which meets several times in a year। ठीक है, several times in a year। 2,
formalize and check the operations. आपको जो भी परेशानी है मुझसे क्लियर कीजिए. The last or third level consists of specific councils like, बोलो, goods council, service council, intellectual property rights council. क्या अगर मैं एक लाइन लिखूं that every level reports the higher of its level, तो ठीक है. क्या होता है, जो भी लेवल है वो अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है. काउंसिल एक्सेट्रा. which deals in the transactions done by the countries. हमें ये बात पता है कि इस बार का एग्जाम का सवाल है. उसके बाद नोट. मैम नोट में क्या है? एवरी लेवल रिपोर्ट्स टू द जस्ट सीनियर लेवल ऑफ इट्स अथॉरिटी. ठीक है. जस्ट सीनियर का मतलब तीसरे वाले सेकंड में ही जाएंगे, वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में लेके अपनी बात को नहीं जाएंगे. ऊपर वाली शीट बची किसी की जो नीले पेन से लिखा है? अरे बची है भाई, 3-4 लोगों की बची है. नीले पेन की बात हुई ना, ये रही. चलो डी से याद रख लो दोहा राउंड. कौन सा? 9th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस और दोहा राउंड. तो जिन भी बच्चों ने ब्लू वाले पेन के लिए हाथ उठाया तो उनका हो गया. किसी का रह रहा है? चलिए. In 2001, the 9th round of negotiations were held in Doha, Qatar. In this round, around 20 new areas were included in the discussions. And some of them were finalized, but the most controversial area, that is agriculture, was still not concluded. very important एक लाइन, very important एक लाइन.
एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया ही नहीं है। इसका मतलब कुछ भी आपसे पूछे कि भैया बताओ कौन सा एरिया है जिसके ऊपर अभी भी झगड़ा चल रहा है, तो वो क्या है? एग्रीकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और छोटी सी बात है, आपको ना वो तीन चीजों में कंफ्यूज करेंगे ज्यादा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, क्योंकि गैट में टेक्सटाइल को इंक्लूड नहीं किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस तरीके के आपको बात करेंगे। आपको लेकिन सब याद रखना है भाई, सब हो गया था गैट से डब्ल्यूटीओ पे आते ही, सिवाय एग्रीकल्चर के, ठीक है। और आज भी आपको ये बात बतानी है, अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से सुनना है कि डब्ल्यूटीओ की क्या गड़बड़ियां हैं, तो आप बताएंगे कि डब्ल्यूटीओ आज भी कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा फेवर कर रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लेस सेटिस्फाइड आज भी फील करती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द डेवलपिंग नेशंस आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि हर जगह पे कुछ पावरफुल मेंबर्स होते हैं और पावरफुल मेंबर्स हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज के ही होते हैं। लिखना शुरू करें आगे। मैम कुछ और बचा है? हाँ, प्रिंसिपल्स। अरे ये तो हो गया। हाँ, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। हेडिंग देंगे प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ। मैम लिखें? हाँ लिखिए। दो प्रिंसिपल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैंने आपको बार बार बताया है, जिसको लिखते हैं यार थोड़ा अच्छा बताओ, ये ब्लैक वाला किसी का लिखना बचा है? बचा ही होगा यार, लिख लो, 1 मिनट, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा लिखने में इश्यू, परेशानी आ रही। बेटा मुंह तो कैसे भी मत चलाओ, देखो चलिए, जो बच्चे मेरे साथ लिख रहे हैं अब लिखना शुरू करेंगे। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दिस implies that no country shall be given the status of MFN। MFN क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। आपको मैंने बताया टैरिफ के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन कुछ और होता है, और यहां पे क्या फालतू का किसी को हमें फेवर नहीं करना है। दैट इज व्हेन a country allows the trade of a particular product, it shall consider all the member countries as equal. This means when the product is allowed to get imported, any member country may export that product
without any discrimination. ये जो दोनों बातें हैं मैम, दो का एक ही तो है, ये एक सेपरेट शॉर्ट नोट बनाने में अपना एक हिम्मत रखता है। इसका मतलब ये बात आपको एक या दो नंबर में सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। बी और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? प्रोडक्ट अगर कंट्री में आ जाए तो उसको भी आपके अपने प्रोडक्ट के जैसा ही मानना है। बोलो ये लाइन भी लिख दूं क्या मैं? तो अगर आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको इमीडिएटली वो बात याद आ जाएगी। अच्छा बताओ ये वाली शीट किसकी किसकी बची है? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, बता दो। किसी ने हाथ नहीं उठाया है या मैंने देखा नहीं है? नहीं उठाया। अगर इसको लिखो जैसा मैं लिख रही हूं सेम। अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कंट्री के अंदर आ गए तो उन्हें भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट मानने हैं और उतने ही राइट्स देने हैं। बोलो ठीक है। अब अगर आपको जो मैंने लिखा वो नहीं भी याद रहा और ये बात याद हो गई तो आप एक्टिव पैसिव किसी वॉइस में तो इस बात को लिखी जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज सेपरेट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इतना कुछ भी लिख रही हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हेन the imported goods gets entered into the domestic markets after fulfillment of all the tariffs and formalities, they must be treated as the domestic goods by the countries. That is the sellers of imported goods must be given similar authorities of marketing, advertisement, distribution of those imported goods same as the sellers of the domestic goods. C is, इसको एक एक लाइन में लिख लो. It does not require specific explanation. WTO allows freer international trade, that is with very minimum
रिस्ट्रिक्शंस। एक बात बताओ, क्या आज भी ट्रेड डिस्टॉर्शन वाली बात लागू होती होगी? इसका मतलब अगर तुम किसी देश के इकोनॉमी को खराब करने के पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट करोगे तो उस देश के पास आज भी राइट है कि वो अपने आप को बचाने के लिए उस टाइप के काम कर सकता है। क्या कर सकता है? एडीडी लगा सकता है और सीवीडी लगा सकता है। ठीक है, डी WTO justifies the quantitative restrictions on the imports in order to save the domestic market। क्या इसको हम नॉन टैरिफ मेजर की भाषा में इंपोर्ट कोटा कहते हैं कि भैया 1000 यूनिट ही तुम मंगा सकते हो? याद है आपको? E is WTO legalizes the tariff as the measure to protect the domestic market from imports। WTO has widened the market access to the member countries WTO has intentions to provide the special privileges to the less developed countries in comparison of the developed ones। H is WTO has, अभी जितने भी पिच कर रहे हैं कि अरे HIJK क्यों हो रहा है, ये वही लोग हैं जब जाके किताब खोलेंगे हाँ एक रह गया यार, अब तो लूट गए बर्बाद हो गए टाइप का, कि वही आ जाएगा एग्जाम में और वो आ रहा है एग्जाम में और हम हो रहे हैं फेल। नहीं कि बस यही आएगा। WTO has the system, या और अच्छा लिखिए has the transparent, effective and verifiable dispute settlement system। WTO has allowed countries, ऊपर वाली शीट बची किसी की? अच्छा बची हुई, ठीक है। has allowed the countries to impose certain restrictions to the exporting countries
order to safeguard the health and environment of the country. J is WTO has provided predictability amongst the nation which encourages the investments between the countries. इसके बाद ये मैं आपको एक चीज लिख रही, मैम इसकी तो अभी तक कहीं चर्चा हुई नहीं थी। एग्रीमेंट आपको ये याद नहीं रखना है, आपको इसको पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको पहले जादू बताती हूँ याद करने का, फिर लिखते हैं, ठीक है। 5, 7, 10 एग्रीमेंट याद कर लेंगे तो बहुत है मैडम, 5, 7, 10 याद कर लेंगे तो बहुत है। इसका मतलब है कितना, 16, और वैसे है 169, लेकिन हमें हमारी किताब कहती है कि ये अंदाजन 16 तुम देख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मैं आपसे कहती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आप 10 याद कर जाएंगे। कैसे याद कर जाएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी तुरंत, 5 मिनट के अंदर। अरे यार बोलो नहीं ना, फटाफट से लिखो, फिर पहले इसका जादू बताती हूं मैं आपको, फिर इसको हम लोग साथ में लिखेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। कितने अच्छा एक बात बताओ बेटा प्लीज, जरूरी है यार, मैं जैसे यहां लिखती हूं तो अंदाजन उतनी ही लाइंस आपकी भी भरती होंगी, अंदाजन ही कम ज्यादा? तो तुम बहुत खुला लिखते हो भाई, फिर कि इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें तो मैं थोड़ा वैसे, मतलब अगर अंदाजन मैं 1 पेज लिखती हूँ तो आपका भी अंदाजन 1 पेज जाता है, 2 लाइन कम 2 लाइन ऊपर, फिर ठीक है। अभी देखिए 6 हैं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम मैंने कितने लिखे हैं, मैं चेक करूँ। 1 2 3 4 5 6 भी मैंने लिखे हैं। चलिए वेरी गुड, चलो भाई तुम ज्यादा लिख लिया तुमने, बस जितना मैंने लिखा है उससे 1 पन्ना ज्यादा लिखा है तुमने, बस चलो हो गया। अरे यार देखो इको और उसमें तुमने पूरा नहीं लिखा, मतलब जिसने कम, चलो हो गया बेटा, मैम लिख रहे हैं तो फटाफट से लिखो ना, ऐसे फिर मजाक नहीं करो तुम लोग यार। हो गया, चलिए अच्छा ध्यान से सुनो, नाटक मत करो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक चीज को याद करो कि आप ऐसा कौन सी चीज थी जिस पे गेट काम नहीं कर रहा था। 3 बातें, एग्रीकल्चर, टैक्स, 4 बात, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, याद है 4 एग्रीमेंट ये हो गए, ठीक है, याद हो गए 4 एग्रीमेंट। कौन कौन से पे गेट काम नहीं कर रहा था, वो एग्रीमेंट इन्होंने लिया, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर 2 पे आओ, मैम चैप्टर 2 तो पढ़ाया नहीं, यूनिट 2 पे, ठीक है। यूनिट 2 में आपको जो जो बात याद आती है, मैम आप याद ही करा दो ना, झमेला खत्म करो। आपको 2 बात याद है टेक्निकल मेजर की, एसपीएस और टीबीटी, याद है क्या क्या था वो, सैनिटरी एंड पाइथो सैनिटरी मेजर्स
एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड 6 हो गए, ठीक है। 6 एग्रीमेंट तो बता दो, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन सा, सर्विस, हाँ सर्विस, सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, बोलो ठीक है। अब आओ नॉन टेक्निकल मेजर्स पे। क्या आपको इंपोर्ट कोटा याद है? दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। क्या आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन नाम का कुछ याद है? एक रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद एक नया एक शब्द आया है, आपको याद होना चाहिए कि गेट, गेट में, चलो अभी तक बताओ पहले कितना याद हुआ, फिर मैं और उसको लिंक, मैं थोड़ा सा लिंकेज बिठा रही हूं, बताओ। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, उसके बाद सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इंपोर्ट कोटा, सुनो सुनो सुनो, इंपोर्ट कोटा, इसका मतलब कोटा के लिए चाहिए लाइसेंस, नहीं चाहिए, तो एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंस, कोटा के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस। कहां से आया है? रूल ऑफ ओरिजिन। कितनी बातें हो गई? 8 बताओ कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एसपीएस, टीबीटी, इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट लाइसेंस, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद आपको याद है एक बात थी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, याद है क्या, कि 30% हिस्सा तो इंडिया में ही बनना चाहिए। 9वां पॉइंट ये क्या, ट्रेड, 10वां था ये, अच्छा ठीक है, क्या झगड़ा अपने को, जितना मैक्सिमम हम लोग लिंक करके याद कर सकें। और एग्जाम में देखो ये बात तय है कि अगर आप 11-12 अभी छापोगे, 1 महीने बाद वो 8 बचेगा, एग्जाम में आते आते तक तो 4-5 ही माइंड में रहने, तो जितने ज्यादा लिंक बैठा लो। और एक और चीज, प्री इंस्पेक्शन, क्या, प्री इंस्पेक्शन अथॉरिटी दी WTO ने, ये क्या होती है, ध्यान से सुनना है, नई बात है। प्री इंस्पेक्शन अथॉरिटी का मतलब होता है भैया आना है सामान यूएसए से, ठीक है। आपने देखा है कि भैया जब डिलीवरी होती है किसी भी सामान की, तो ईंट पत्थर रख के भी तो कार्गो में आ सकता है, और वो कहे भैया तुम्हारे यहाँ पे पोर्ट पे बदल गया, मैं क्या करूं, मैंने तो अच्छे से अच्छा सामान भेजा था, वो कर सकता है गद्दारी, बिल्कुल कर सकता है। तो सोचो प्री शिपमेंट, अब देखो जो नाम है वही काम है, वहां से सामान चलने से पहले हम अपने एक बंदे को ऑथराइज करेंगे कि जा और जाके देख कि जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी हमने मांगी है वही चीज वहां से शिप्ड हो रही है या नहीं। दैट इज नोन एज प्री इंस्पेक्शन अथॉरिटी। बोलो समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। शिपमेंट निकलने से पहले ही हमने उस कंट्री में ही अपने एक रिप्रेजेंटेटिव या तो है या भेजा है कि भाई साहब माल आने से पहले क्या करो, उसको चेक कर लो कि अगर माल सही हो तो ही शिपमेंट को निकलने देना, वरना शिपमेंट निकलेगा नहीं। बोलो बहुत आसान बातें कौन कौन सी हो गई, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, सर्विस के एग्रीमेंट को नाम दिया गेट्स, क्या नाम दिया, दैट इज, और थोड़ा एक्सटेंड किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका मतलब हमने बड़ा किया इस एग्रीमेंट को, नाम दिया, इसमें ट्रेड भी होगी सर्विसेज भी, गेट्स, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। SPS एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, agreements on finalizing the restriction on import quantities, import licensing, rules of origin, trade related investment measures और प्री इंस्पेक्शन अथॉरिटीज। बोलो ठीक है। तो 11 तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इसको फटाफट से जैसा जैसा हमको याद आ रहा है वैसा वैसा फटाफट से लिख लेते हैं। इसके लिए आप देखेंगे
मैं आपको बोलूंगी इसके लिए यूनिट 2 याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, वरना आप मैक्सिमम 4 ही बातें लिख पाओगे। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो, लेकिन अगर आपको 2 और 3 दोनों आता है तो आप आराम से 10 पॉइंट्स। मैम एक बात बताओ, मान लो हम ये वाले याद ना करके कोई और याद आ जाए तो उसका एग्रीमेंट बना के लिख दे, चलेगा? चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। यस एग्जैक्टली। इसका मतलब मान लो आपको याद आ रहा है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड मेजर्स, लिखो है ये एग्रीमेंट डन। मतलब जो भी आपके नॉन टैरिफ मेजर्स है ना, मेनली वो अपने आप में उन सब का, क्योंकि आपको याद है क्योंकि गैट तो सिर्फ टैरिफ मेजर था, तो जितने मैक्सिमम नॉन टैरिफ मेजर हो सकते थे उन्होंने सबके बारे में एक एक सेपरेट एग्रीमेंट बना दिया। इसका मतलब अगर आपको यूनिट 2 का नॉन टेक्निकल मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर का याद है तो आपका ये काम डन है। चलो फटाफट से लिखते हैं। नंबर 1, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज agreement on textiles and cloth manufacturing. General agreement on trade and services, that is GATS, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। या ट्रेड रिलेटेड किस लिए? जिनको बेचा जा सकता है। अगर आप अपने पेटेंट्स को बेच रहे हैं, अगर वो एक प्रोडक्ट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद आ जाओ यूनिट 2 पे, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी measures. Number 6 is agreement on TBT. TBT stands for technical barriers to trade. Agreement on trade related investment measures. इनको ट्रिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिम्स। ट्रिम्स इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। मैम आपने बनाया है या बोलते हैं? बोलते ही हैं। 8 इज एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट कोटा। Number 9 is agreement on import licenses. उसके बाद प्री इंस्पेक्शन अथॉरिटी रूल्स ऑफ ओरिजिन रहेंगे ना। चलो इसके बारे में लिख लो बेटा, ये क्योंकि नई बात है, इसको लिख लो। When a country appoints a representative to inspect the products which was supposed to ship
for the purpose of import, then that representative has a right to check the product quality, quantity and other specific requisitions. क्या ये ठीक है? पिंक कलर का ही होना चाहिए सबका सब. क्या ये एक अलग डिमांड हो सकती है? क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है, लेकिन कलर डिफरेंट है, तो क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? यस. रिक्विजिशंस, the representative then approves the cargo to ship for the other country. Eleven is agreement on rules of origin. हो गया मैम? आज तो इको की क्लास है, कल इको के बारे में बात करो. तो कल इको की क्लास नहीं है, ठीक है? कल फर्स्ट ग्रुप की क्लास होगी. तो इसका मतलब कल मेरी एक क्लास है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे उसमें. तो जो भी पहली क्लास मिस करके मुझे ऐसे मैसेज करेगा कि मैं एब्सेंट था, उस क्लास को रिवाइज करवा दो. तो रिवाइज तो मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एब्सेंट थे तो मैं पूरी बात नहीं दोहरा पाऊंगी, ठीक है? कल चैप्टर नंबर मैम 3 नहीं, पहले 4 स्टार्ट करेंगे. चलो.